स्वतंत्रता सेनानी एवं महान कवि श्री राम शर्मा प्रेम जी के पुण्यतिथि पर उनको कोट कोट नमन। उनके सुपुत्र जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा जी बहनों सहित आप पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा श्री वीरेंद्र गौड़ जी से कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नेशनल वार्ता न्यूज़.com के लिए वीरेंद्र देव गौड़। मैं इस वक्त जनकवि डॉक्टर अतुल शर्मा जी और बहनों सहित यहाँ पर हूँ चर्चा के लिए। व्यक्तित्व हैं श्री राम शर्मा प्रेम, प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रभक्त कवि और कहना होगा कि कालजयी कविताओं के रचयिता। मैं रचना के माध्यम से अपनी बात रख दूं तो बेहतर होगा। उसके बाद शर्मा जी, श्री राम शर्मा प्रेम जी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा। उनके सुपुत्र जो उन्हें निष्पक्ष रूप से सबसे अधिक निकटता से जानते हैं, वो अपनी चर्चा में उन बिंदुओं को उकेरेंगे। लिहाजा रचना मेरी कविवर श्री राम शर्मा प्रेम। कविवर श्री राम शर्मा प्रेम सरल छोटे सुडौल शब्द लेकर सुलटा देते थे आप। जटिल से जटिल बात अर्थ कविता का सरलता से आ जाता था पाठक के हाथ। सलीका मुखर रहा, मुद्दा होता था बड़ा। सज्जनता की छांव ले जाकर बता देते थे आप अपनी बात। सरसर बहती कविता आपकी, बड़ी नदी की गहराई, बड़ी नदी की लेकर गहराई। हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं, हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं, बस सच की ठंडाई। इतना ही कहूंगा भाई, इतना ही कहूंगा अतुल भाई, इतना ही कहूंगा भाई। मसूरी पर आपकी कविता जन जन में रही छाई। एक से बढ़कर एक हैं कविताएं, पर आपकी हर कविता मेरी समझ में, आपकी हर एक कविता मेरी समझ में, आपकी हर एक कविता मेरी समझ में बहुत प्रासंगिक और समाज सम्मत है। यही है पूरी सच्चाई। वायसराय वेवेल के दिल्ली में रहते स्वतंत्रता सेनानी श्री राम शर्मा प्रेम ने 1944 में केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ब्रिटिश पुलिस के कड़े पहरे को भेद कर तिरंगा था फहराया। देशभक्ति की इस पराकाष्ठा में आपकी ऐतिहासिक पल ने भी था सर नवाया। आप जैसे प्रखर कवि की स्मृति में नमन आपको हम सब करते हैं। आपकी कालजयी कविताओं को भी हम प्रेरणा का स्रोत कहते हैं। अब मैं अतुल भाई, जन कवि अतुल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि उनकी प्रासंगिकता को भी वो उकेरें, उसको भी सामने लाएं और चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद नेशनल वार्ता। और मैं आज वीरेंद्र भाई को ये कहूँ कि आज मुझे लग रहा है कि मैं एक बड़े बृहत्तर समाज से जुड़ा हूँ यहाँ पे, और एक परिवार से जुड़ा हूँ। परिवार में जुड़ना ही मेरा ख्याल से मुख्य उद्देश्य है आज का। और प्रासंगिकता के सवाल पर ज़रूर बातचीत करेंगे। पिताजी ने जेलों में कविताएं लिखी, ब्रिटिश हुकूमत के सामने सीना ताने खड़े रहे, जेल हो गई, 2 साल की कठोर कारावास, फिरोजपुर जेल भेज दिए गए।
फिर जेलों में कविताएं लिखी और जेल से कविताएं पूरे देश में कैसे गई है तो अभी भी एक विचारणीय प्रश्न है, लेकिन वो गई। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब उन्होंने जो लिखा उसमें उनकी प्रासंगिकता नजर आती है। देश के आज़ाद होने के बाद एक महान स्वाधीनता सेनानी कवि क्या कहते हैं कि तुम स्वतंत्रता के लिए लड़े, मिल गई तुम्हें, तुम स्वतंत्रता के लिए लड़े, मिल गई तुम्हें, अब समानता के लिए लड़ो, मिल जाएगी। ये संदेश जब वो देते हैं तो उनकी प्रासंगिकता पूरे हिंदी साहित्य में अपनी प्रखर भूमिका अदा कर देती है। इस तरह से एक एक पंक्ति जो है उनके अगर हम देखें तो हमें लगता है कि साहित्य में जो जन प्रतिबद्धता का सवाल है, जो संघर्ष का सवाल है, जो नैतिकता का सवाल है, वो सब इन रचनाओं में मिलता है। जैसा कि अभी वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी कविता और बहुत ही अपनेपन की कविता यहाँ प्रस्तुत की है, उसमें उन्होंने कहा है कि लॉर्ड वेबल के सामने उन्होंने तिरंगा फहरा दिया और गिरफ्तारी दी। ये बिल्कुल सही बात है। भक्त दर्शन जी की पुस्तक है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, उसमें पंडित श्री राम शर्मा प्रेम का गौरवशाली जिक्र है। साथ ही जब हम बात करते हैं सूचना जनसंपर्क विभाग की एक बहुत बहुमूल्य पत्रिका है जिसमें उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता संग्राम की झांकियाँ, उसमें पंडित कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो महान शैलीकार हैं, उन्होंने पिताजी पर जिस तरह से पूरा विवरण लिखा है वो इतिहास है। वो जानने के लिए मुझे लगता है कि एक बार फिर से हमको समाज में, युवाओं में जाना ज़रूरी है। इसलिए वीरेंद्र भाई, मैं आपको ये सूचना भी दे दूँ कि हम लोग, आप समेत हम सब लोग पूरे वर्ष भर इनकी कविताएं और व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर युवाओं में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाने का विचार बना रहे हैं और ऐसा संभव हो सका तो हम लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, तभी इन कविताओं की प्राथमिकता हो पाएगी। पिताजी की एक और कविता है जो मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ यहाँ। आज उनकी पुण्यतिथि पर मुझे लग रहा है कि देह का अंत जरूर होता है, लेकिन कविता और कवि का अंत कभी नहीं होता है। इसका उदाहरण है आज हम यहाँ जब नेशनल वार्ता में बैठे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। पल में बदले दे भावना अगर बदल जाए, कल्पना अगर बदल जाए, पल में बदले देश भावना अगर बदल जाए, कल्पना अगर बदल जाए, बिजली पुतली घरों बांध नहरों की ही गिनती है, बिजली पुतली घरों बांध नहरों की ही गिनती है, और बना कहाँ इंसान बता दो कोई यह विनती है, कठिन समय है जरा ठहर कर और सोच कर देखो, चीर हरण से त्रस्त द्रौपदी नहीं आज कुंती है, माँ का धवल किरीट दुशासन खींच न ले जाए, भावना अगर बदल जाए, पल में बदले देश भावना अगर बदल जाए, कल्पना अगर बदल जाए, भटक रहे हैं नए भगीरथ संत विनोबा भावे, बीते तूने वर्ष न गंगा अभी खोज कर पाए, नए तीर्थ बन बिगड़ रहे हैं मिट्टी के पत्थर के, नए तीर्थ बन बिगड़ रहे हैं मिट्टी के पत्थर के, अरे मानव का निर्माण होता बांध कहाँ टिक पाए, राम राज्य ने अभी न दर्शन साधु भरत के पाए, कल्पना अगर बदल जाए, पल में बदले देश
भावना अगर बदल जाए, कल्पना अगर बदल जाए। मैं कहना ही चाहता हूँ, प्रासंगिकता का जो सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा है। सन 50 के आसपास की ये कविता बांधों की बात कर रही है। बिजली पुतली घरों बांध नहरों की गिनती है, इंसान का बना ये बताओ बांध कहाँ टिक पाएंगे। ये कल्पना उस समय करने वाला ये युग दृष्टा कवि रहा है। इस युग दृष्टा कवि की 2 कविताएं गढ़वाल विश्वविद्यालय के BA सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही हैं। अमर शहीद श्री देव समन, जो बहुत ही प्रसिद्ध रही, और दूसरी मसूरी, जिसका जिक्र अभी वीरेंद्र भाई ने किया है बहुत अच्छी तरह से। उसकी एक पंक्ति है मसूरी कविता की कि राह रोकने वाली चट्टानों से निर्झर बोला, राह रोकने वाली चट्टानों से निर्झर बोला, छाती फाड़ तुम्हारी युग की गंगा निकले। गौरव गर्वित मंसूरी, वैभव पूरित मंसूरी, वैभव विह्वल मंसूरी। तो ये वर्षा की बाढ़ किनारों को कटना होगा ही, गड्ढों को भरने में टीलों को कटना होगा ही। यही समय की मांग झिझकना व्यर्थ व्यर्थ हैरानी, युग की गंगा बही जिधर तुमको बहना होगा ही। मजबूरी तूफान बनेगी। इस तरह की रचना जो थी, मुझे लगता है कि वो आज़ादी के बाद भी एक नई सामाजिक संरचना के प्रति एक ललक, एक प्रतिबद्धता उन रचनाओं में रही। अच्छा, जहाँ तक उनका स्वभाव था, वो स्वभाव के बारे में एक छोटी सी बात इसलिए कहना चाहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण मैं आज का दिन मान रहा हूँ जब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो सारी बातें मैं यहाँ पर कर सकूँ, बहुत संक्षेप में ही कर सकूँ। जब हमने ये तय किया कि श्री राम शर्मा प्रेम स्वाधीनता सेनानी, हिंदी के वरिष्ठ कवि, उनके समग्र साहित्य को, व्यक्तित्व कृतित्व को जो पूरे देश में फैला हुआ था, उसको संग्रहित करना शुरू करें, तो ये हमारे लिए कोई बहुत आसान काम नहीं था। एक तो उसको इकट्ठा करना, दूसरा उसको प्रकाशित करना। अब प्रकाशित करने की स्थितियाँ क्या हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। और वहीं पर ही मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किस तरह से हम एक दिन शाम को कहा कि पिताजी का पहला हम ग्रंथ निकालते हैं, संस्मरणों की हरे गुलाब। अब उसमें देश भर के साहित्यकारों के संस्मरण हैं और पिताजी की बहुत सारी रचनाएँ हैं। पिताजी का कविता संग्रह जलती धरती जुड़ से पाँव, युग चरण, दिल्ली चलो, जलती निशानी, ये सब है। लेकिन जब वो देहरादून आए 1946 में, तो पहला कविता संग्रह छपा अंगारे, और अंगारे जो है उसकी भूमिका लिखी जयप्रकाश नारायण, क्योंकि जेपी के साथ पिताजी शुरू से रहे हैं। तो उन्होंने जो भूमिका लिखी, उसके बाद जैसे जैसे प्रभाकर जी ने नवभारत टाइम्स में उनकी जीवनी लिखी, तो वो सब संग्रहित करनी थी। लोगों ने जो जो कहा वो संग्रहित करना था। तो देश के महान साहित्यकार, बड़े साहित्यकार, उन सब की संस्मरण रेखा शर्मा, रंजना शर्मा जो है, उन्होंने एकत्रित करना शुरू किया, हमने एकत्रित करना शुरू किया, व्यक्तिगत रूप से जाना भी शुरू किया। और बड़ा सौभाग्य ये है कि हमारे पास उनके बड़े आत्मीय संस्मरण आने भी शुरू हो गए। उनमें एक संस्मरण ऐसा दिल को लग जाता है कई बार, जब वो जेल में थे तो उनके साथ इंद्रवाचस पति के होते थे, जयंत वाचस्पति, वो उनके साथ थे। और पिताजी को जेल से मुक्त कर रहे थे, वो वहीं रह गए थे। तो उन्होंने कहा तुम देहरादून जा रहे हो, तो वहाँ मेरी पत्नी है, वहाँ उनके पास जाके मिलना जरूर। और उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दे दी उनको, और वो यहाँ पर आए। तो जब उन्होंने देहरादून आके दरबार खटखटाया तो संशय में थी, देर हो गई थी, रात हो गई थी। तो उन्होंने कहा कौन है, कैसे है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो पिताजी बाहर खड़े थे, कुर्ता धोती पहने हुए शादी का, और मुस्कुराते हुए पिताजी ने कहा कि मैं श्री राम। तो उन्होंने एकदम दरवाजा खोल दिया, अरे अरे श्री राम शर्मा प्रेम, अंदर आइए अंदर आइए।
परिचय। और उन्होंने जो चिट्ठी थमाई मेरे को कि ये चिट्ठी दी है उन्होंने और कहा है कि चिंता मत करना, मैं आ जाऊँगी ऐसे तरह। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा भैया आप अब तो मैं आपको आज़ाद तो कहीं नहीं जाने दूँगी, आप यहाँ रहेंगे और आपसे बिना कब्जा सुने तो मैं जाने नहीं दूँगी, क्योंकि इतना सुना है आपके बारे में तो आपकी कब्जा पार्टी होगा। और वहाँ से वो पिताजी की बहन बन गई। इस तरह के जो हमने रिलेशन, इस तरह के जो आत्मीय संबंध पूरे, कोई हमारी बुआ जी हो गई, कोई हमारी ताई जी हो गई, और बुआ जी का जिक्र आ गया तो मैं वो भी बता दूं। ये जो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बता दूं कि एक्सक्लूसिव मैं यही कह रहा हूँ, मैंने आज तक वो कहीं नहीं कही, संस्करणों में है लेकिन कभी ऐसे वीडियोस में नहीं कही है। आज इच्छा हो रही है, अच्छा लग रहा है, आत्मीयता लग रहा है। यहाँ हमारी जो बुआ जी सुशीला सहाय देहरादून में थी, और जब पिताजी जेल चले गए तो वो राखी बना के भेजती थी, राखी बनाती थी अपने हाथ से सूत काट के, और वो तिरंगा बना होता है। और वो राखी जब वहाँ भेजी गई तो वहाँ रोक दी गई कि तिरंगा है, किसके पास जा रही है, इसको रोक दो। तो उसी समय से पिताजी ने कहा कि मैं आज से मेरा अंश, क्या ये राखी भी मुझ तक नहीं पहुँच सकती, तिरंगा भी मुझ तक नहीं पहुँच सकता, तो मेरे जीने का अर्थ क्या है। ये मेरा अपना विरोध है और मैं इसको मैं बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो उस तिरंगे की हाथ से सूत की राखी मैं अंतिम समय तक बुआ जी बेचते रहे। और बुआ जी इतनी सरल थी, वो खुद अपना सूट काट के कपड़े पहनती थी, धोती पहनती। और आपको आश्चर्य होगा, एक और बात बता दूं, हमारे संबंध कोई राजनीतिक या पद प्रतिष्ठा पैसे का नहीं होता है। हमारा संबंध बिल्कुल आत्मीय होता है। वो बिहार की गृह राज्य मंत्री थी, गृह राज्य मंत्री बनी, लेकिन उसी तरह से सूट काट के धोती पहनती रही और पिताजी को अपना भाई, बड़ा भाई मानती रही। और अंतिम समय तक वो वहाँ रही। और जब ये लोग कभी वहाँ गए भी किसी कारणवश, तो अपने आप खाना बनाती थी उसमें, रसोई में। और जब एक ऐसी घटना हुई वहाँ पर बिहार में, शायद गया में, तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लिया। उन्होंने कहा मैं राजनीति से संन्यास लेती हूँ, उसके बाद वो राजनीति में आई ही नहीं। इस तरह के जो प्रसंग हैं, जो प्रेरणा पिताजी ने ऐसे युवा पीढ़ी को दी है, ऐसे असंख्य काम अभी होने शेष हैं। आज हम ये प्रण भी कर सकते हैं कि हम ऐसे चीज़ों को और तलाशेंगे भी, और ये बातें युवा पीढ़ी को देंगे भी। एक अलग सी एक बात भी मैं कर दूँ, और मेरी इच्छा हो रही है, अगर आपने तो बातचीत भी चल रही है। आपने कविता में सबसे पहले कहा था कि छोटा सा कद और बहुत अच्छी तरह गरिमामय चेहरा, उस तरह से आपने कहा था, वही ध्यान में जा रहा है। ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई है, जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। पिताजी ने गुरु गोविंद सिंह पर एक बहुत ज़बरदस्त फैक्ट लिखा। यहीं पर ही पास में पाउंटा साहब है, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी शस्त्र और शास्त्र की विद्या दिया करते थे। तो पिताजी को हर वर्ष वहाँ पर कभी दरबार लगता था, वहाँ बुलाया जाता था, बावन करने का, तो वहाँ बुलाया जाता था। तो पिताजी की वो एक अमर फैक्ट है जो कि लोगों को कंठस्थ है। उनके बाद भी जब मैं वहाँ गया तो लोगों को याद थी, और मैं क्योंकि थोड़ा बहुत उनकी तरफ पढ़ लेता हूँ, तो वो मुझसे जिद करते थे कि आप उस तरह से तो सुनाइए। तो उसको कुछ पंक्तियाँ मैं सुना देता हूँ। वहाँ का प्रसंग ये है कि गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो यमुना है बहुत शोर कर रही है। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा जाके, भी यमुना यहाँ शोर मत करो, यहाँ कविता चल रही है, कोई दरबार है। तो यमुना ने बात मान ली, और आप अभी भी जाके देखें तो वहाँ पर उस जगह पे, गुरुद्वारे के उस जगह पे यमुना शांत है।
ये प्रसंग लेके आए। और इसके साथ ही जो बच्चे चुने गए दीवारों पर, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, किंतु थे सिंह के बच्चे जाति ईमान के पक्के। कहा हम रुक नहीं सकते, कहा हम झुक नहीं सकते, हमें निज देश प्यारा है, हमें दशमेश प्यारा है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, रखो ही के भरोदारी, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। तुम्हारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, तुम्हारे देश की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो। गुरु बोले सुनो यमुना यहाँ पर शोर मत करना, यहाँ दरबार है गुरु का, यहाँ पर शोर मत करना। झुकाया शीश यमुना ने, लिया आशीष यमुना ले। कहा गुरुवर यही होगा, बात ली मान यमुना ने। किंतु कुछ दूर चल कर ही, जरा आगे निकल कर ही, लहरियां शोर करती हैं, घटागन घोर करती हैं। तुम्हारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, तुम्हारे देश की जय हो, गुरु दशमेश की जय हो। जब वो यहाँ ये बात कहते हैं तो यहाँ पर बहुत शुरुआत अच्छी कर दी विनोद भाई ने कि प्रासंगिकता का क्या क्या सवाल आता है। जब अमर शहीद श्री देव सुमन जैसे महान क्रांतिकारी जेल में अनशन करते हुए तिल तिल गल के समाप्त हो जाते हैं, उस समय कवि सम्मेलनों में यह कविता उसके बाद पिताजी पढ़ते थे, यही बीए सेकेंड ईयर के कोर्स में लगी है। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है जिसमें विनोद भाई अच्छी तरह जानते होंगे, ये पूरे देश में इसको सम्मान मिला है कविता को। उसमें उन्होंने कहा है कि ओ यतीन्द्र पथ पथी, तुम्हें शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। ओ भारत के मैक्सविनी, तुम्हें शत शत प्रणाम, शत शत। ये रचना जो है कालजयी रचना है, ये लोगों को कंठस्थ है, लोगों को याद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पंडित श्री राम शर्मा सही माने में दो कवि हैं, सही मानों में शताब्दी के कवि हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पिता हैं, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा ये मानता हूँ कि एक स्वतंत्रता सेनानी और एक प्रखर हिंदी के बहुत महान कवि हैं। कविताएं बहुत हैं, उनको मैं थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ूँगा, लेकिन मैं अभी रंजना शर्मा से और रेखा शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूँ। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो सुपर रावली गाया करते थे 1950 में, और पूरे देश में उन्होंने गाई, और एनएसएस के जो कैंप्स हैं उसमें वो गाई जाती है। वो सरस्वती शिशु मंदिर में भी गाई जाती है, सर्वोदय जगत में भी गाई जाती है। सुंदरलाल बोगरा जी को प्रसंगवश कह रहा हूँ, कोई याद थी, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। वो कविता करो राष्ट्र निर्माण बनाए मिट्टी से बना, मैं चाहूँगा कि वो इसको तासत्वर पाठ कर दें तो और भी प्रासंगिक रहेगा। हेलो। करो राष्ट्र निर्माण बनाओ, मिट्टी से अब सोना। करे राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना। बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं है होना। शस्य श्यामला सुजला सुफला, धरती के हम वासी। फिर क्यों अपने महादेश की जनता रहे उपासी। अन्न धान से भर दे अपने घर का कोना कोना। करे राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना। गंगा यमुना यहाँ बहाती है
अमृत की धारा। ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी का जल पय से प्यारा। पय की धारों से धरती का सूखा भाग भिगोना। करे राष्ट्र निर्माण बनाए मिट्टी से अब सोना। आंसू बहुत बहाए हमने और रक्त की धारा। आज पसीने की बूंदों में छिपा भविष्य हमारा। शमसी कर से पूत करो धरती का कोना कोना। करे राष्ट्र निर्माण बनाए मिट्टी से अब सोना। मिट्टी से अब सोना। ये जो गीत है वो पूरे देश में उस तरह से गाया जाता है और भारतीय फलक से विश्व फलक तक उनका जो साहित्य फैला हुआ है, ये पंक्ति वीरेंद्र देव जी ने इस पुस्तक में लिखी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है श्री राम शर्मा प्रेम के व्यक्तित्व कृतित्व को जानने और समझने के। मैं कुछ उसमें से विश्व फलक जैसा आपने कहा था, तो हिंसा के विरुद्ध जो बात आई तो हिरोशिमा की बात। हिरोशिमा के भग्न शेष ये पूछ रहे हैं मानव से, मानवता संहार करे ये कैसी मानवता है। जब वो ये कहते हैं उसके साथ उन्होंने ये कहा कि मैं नूतन पथ निर्माता हूँ, मैं अपनी राह बना। मैं नूतन पथ निर्माता हूँ, मैं अपनी राह बना लूँगा। ये कविता मैं ज़रूर चाहूँगा कि वीरेंद्र देव जी भी इसको पढ़ें क्योंकि मुझे प्रिय रचना है और मेरी भी प्रिय रचना है। मैं छोटा सा वो उसको पढ़ेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं एक बात इसमें कह देता हूँ कि पिताजी का जो संबंध रहा है जो हमारे ग्रंथ लिखते हैं उसमें कुछ दुर्लभ चित्र हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी मिला के साथ पिताजी, दिनकर जी के साथ पिताजी, सोमनाथ त्रिपाठी के साथ पिताजी, वो सब लोग घर में आते हुए बिल्कुल आत्मीय लोगों से रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस कविता को अगर आप पढ़ेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। निवेदन है। मैं छोटा सा अध्यापक हूँ, वैज्ञानिक, कलाकार, नेता, कवि। मैं सबका निर्माता हूँ। मैं सबको देता मुक्त हस्त, देकर न कभी पछताता हूँ। मेरा अभाव मेरा धन है, संतोष हमारी थाती है। मैं अपनी निर्धनता में जग का वैभव सिमटा पाता हूँ। वामन के पक्षा लघुतम भी मैं 3 लोक में व्यापक हूँ। मैं छोटा सा अध्यापक हूँ। छोटी कुटिया में रहता हूँ, रूखे सूखे टुकड़े खाकर। देता रहता प्रतिदिन प्रतिपल, मांगता नहीं कर फैलाकर। मेरी पत्नी मेरे बच्चे लड़ते अभाव से हंस हंस कर। तुम मेरी तृप्ति देख सकते हो कभी द्रोण के घर जाकर। मैं मांगू कैसे कर फैला, क्या मैं भी कोई याचक हूँ। मैं छोटा सा अध्यापक हूँ। पलता अभाव में मैं, लेकिन जिस दिन अभाव खल जाता है उस दिन मेरा कोई अर्जुन करबान द्रुपद को लाता है। हूँ सबकी नजरों में ओझल मैं, क्योंकि नींव का पत्थर हूँ। हिलते ही लेकिन नींव विश्व का सब वैभव हिल जाता है। मैं शिव हूँ यद्यपि, किंतु क्रुद्ध मैं शिव का नेत्र विनाशक हूँ। मैं छोटा सा अध्यापक हूँ। युग चरण से उनके कविता संग्रह से थी ये श्री राम शर्मा प्रेम। तो आपने देखा, अगर मैं कहूँ कि श्री राम शर्मा प्रेम सांस्कृतिक धरोहर हैं भारतवर्ष की, विश्वविद्यालय हैं वे, भौतिक रूप में नहीं हैं, नैतिक रूप में।
अंतरात्मा में, हमारी संस्कृति में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग, अभिन्न अंश हैं श्री राम शर्मा प्रेम। हमारे उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि भारत के बच्चे बच्चे को उनके बारे में जानना होगा, और जानने के लिए संवाद चाहिए होता है। संवाद के लिए पुस्तक होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, चर्चाएं होती हैं। वो सब मैं समझता हूँ समर्पित भाव से चलने चाहिए, क्योंकि श्री राम शर्मा प्रेम समर्पित, सबसे पहले अगर आप पूछे मुझसे कि वो क्या थे, तो मैं कहूँगा समर्पित देशभक्त थे वो। बाकी सब वहाँ से शुरू होता है। उद्गम उनका यही है। वे, जो मेरी समझ में बात आई है, मैं दावे से भी कह सकता हूँ, वे समर्पित राष्ट्रभक्त थे। धन्यवाद। ये मेरे ख्याल से आज जितनी चर्चा हुई है उसको हम लोग